गौतम सर। आज आपके लिए फिर से हम अपने इस यूट्यूब चैनल, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस पर आप लोगों के लिए आज से आधुनिक भारत की मैं क्लास जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। जो एस्पिरेंट्स बीपीएससी, जिसे हाल ही में यानी कल परसों में जो है 64 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें लगभग 1500 प्लस अधिकारी हमारे बिहार में बने। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि उसी लगन से, उसी मेहनत से आप जो है अपने घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर करके भी आप घर बैठे मोबाइल के थ्रू से भी आप पढ़ करके अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो मैं गौतम सर आप सभी के लिए बीपीएससी और यूपीएससी के रिगार्डिंग जो भी आज से मैं आधुनिक भारत की क्लास शुरू कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आधुनिक भारत को क्रमिक तरीका से किस प्रकार से उत्तर मुगल काल और प्रांतीय स्वायत्त राज्य का यानी आधुनिक मध्यकालीन भारत के उपरांत कैसे कैसे नई व्यवस्थाएं आई, कैसे कैसे लोग आधुनिक भारत क्यों कहा जाने लगा, क्यों आधुनिक भारत नाम पड़ा, क्यों मध्यकालीन भारत नाम पड़ा, क्यों प्राचीन भारत कहते हैं, तो सभी कैटेगरी वाइज जो है हम इसको जानेंगे। तो आज फिलहाल मैं आप लोगों से आधुनिक भारत का क्लास जो है कंप्लीट वे में मैं शुरू कर रहा हूं, जिसको आप देखिएगा और जो जो मेन पॉइंट होगा मैं आपको इंडिकेट करता चलूंगा। आप उसे अपने नोटबुक में नोट करते चले और नोट्स बनाते चलें, ताकि वो सारी इंपॉर्टेंट बातें आप उसे मेमोराइज कर सकें और उस शॉर्ट नोट से आप एग्जाम के पहले रिवीजन कर सके। यहाँ जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो पीटी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बीपीएससी कर रहे हो या कोई भी स्टेट पीसीएस कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आधुनिक भारत आपका जो ये हमारा लेक्चर्स होगा जिसमें आप रेगुलर देखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अब जो एस्पिरेंट्स जो घर बैठ करके पढ़ना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली दिक्कत के कारण बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत की आज की ये लेक्चर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ये आधुनिक भारत की क्लास है। तो आधुनिक भारत में हम उत्तर मुगल काल एवं प्रांतीय स्वायत्त राज्य के बारे में बात करेंगे कि आखिर उत्तर मुगल काल क्यों कहा जाने लगा। उत्तर मुगल काल क्यों कहा जाने लगा? तो मार्च 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, आप डिटेल में आप इसको समझेंगे, आपको सारा वो चीज यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट जो है नजर आएगा और वो मैं इंडिकेट करता चलूंगा आपके लिए कि आपके लिए क्या बेटर होगा। तो मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का अभ्युदय हुआ। यानी कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, उसके बाद की जो स्थिति बनेगी भारत में अब वो आधुनिक के नाम से जाना जाने लगा, राइट, जिसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। यानी वो जो काल था 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो उस काल के बाद की जो स्थिति बनती है वो उत्तर मुगल काल की स्थिति को जाना जाता है। यह काल मुगल साम्राज्य के पतन का काल था। यानी इसके बाद से मुगल साम्राज्य अत्यंत गिरते चला गया, उसका प्रभाव, उसका असर कम होते चला गया और लोगों पर से मुगल असर कम होने लगा था। भारत में देशी और विदेशी शक्तियों ने अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। बहुत सारे लोग अनेक तरीका का राज्य का स्थापना किया। लोग यहाँ पर नई नई कंपनियां जो है बनाना शुरू कर दिए। कथा उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे। उत्तर पश्चिम का जो एरिया था वहां से विदेशी आक्रमण होने लगे तथा विदेशी व्यापारिक कंपनियां ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। यानी आप पॉइंट को समझिएगा कि उत्तर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण होने लगे तथा विदेशी व्यापारी जो थे वो कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा। वो आया था व्यापार करने के लिए, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या किया है, वो पॉलिटिकल इशूज में अपना हस्तक्षेप करने लगा। परंतु इतनी कठिनाइयों के बाद भी मुगल साम्राज्य का प्रभाव इतना था कि पतन की गति बहुत धीमी रही। यानी मुगल साम्राज्य का अस्थायित्व भारत में इतना बन चुका था कि विदेशी कंपनियां बहुत धीमी गति से इसको तोड़ने में लगा था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे और जब औरंगजेब की मृत्यु
हुई तो उस समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिनमें मुअत्तम है ना, जिसमें मुअज्जम काबुल का, आजम गुजरात का और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। यानी आपको यहाँ पर आप पॉइंट आप इंडिकेट कर दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये लिखने वाले की बात है और आपको समझ में भी आएगी वो प्रॉपर वे में, कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय कुल 21 प्रांत थे। अगला क्या स्टेटमेंट है कि जिसमें मुअज्जम जो था वो काबुल का सूबेदार था, आजम जो था वो गुजरात का और कामबख्श जो था वो बीजापुर का सूबेदार था। ठीक है। जाजौ में जून 1707 में लड़े गए युद्ध में मुअज्जम की सेना ने आजम को परास्त कर मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ठीक है। 1707 में जो कामबख्श ये जाजौ में जून, ठीक है, 1707 में लड़े गए युद्ध में मुअज्जम की सेना आजम को परास्त कर दी और जो मुगल का सिंहासन था वो अपने अधिकार में कर लिया तथा बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। 1707 में उसको ये जो उसका सूबेदार जो था मुअज्जम, वो उसकी सेना ने आजम को परास्त करके और खुद जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। अब उत्तरकालीन मुगल शासक के बारे में हम एक एक करके आपके बीच पढ़ेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसे जो है इस एक्सप्लेनेशन के महत्वपूर्ण बातों को आप अपने साथ नोटबुक में नोट करते चलें और इसको बारीकी से समझने का प्रयास करें और कमेंट करके बताएं कि हमें और क्या आपके लिए बेटर करना है। अब उत्तरकालीन भी आप इसे कह सकते हैं। तो उत्तरकालीन प्रमुख मुगल शासक कौन कौन थे उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम के जो कौन बैठा था मुअज्जम, तो आजम को हटा करके उसको परास्त करके जो है खुद सिंहासन पर बैठा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाने लगा। उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर वो बैठ गया और बैठा कौन था, यानी मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम की ओर हम चलते हैं। बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल था वो 1707 से 12 ईस्वी तक था। ये जी बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो 1707 से लेकर के 1712 तक रहता है। तो बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की अवस्था में शासक बना। बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम बता रहे हैं कि वो 65 ईयर्स में शासक बना था। 65 वर्ष की अवस्था में वो शासक बना। इसे शाह आलम प्रथम ने आप देखेंगे इसे शाह आलम प्रथम एवं शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है आप वो समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि शाह आलम प्रथम किसे कहा जाता था तो बहादुर शाह प्रथम को ही शाह आलम प्रथम एवं शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। तो शाह बेखबर किसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो शाह बेखबर जो है आप कह सकते हैं कि ये बहादुर शाह प्रथम को ही कहा जाता है। शासक बनने के बाद उसने अपने समर्थकों को कई पदवियां तथा ऊंचे दर्जे प्रदान किए थे। उनको काफी ऊंचे जगहों पर उन्होंने स्थान दिया। मुनीम खां को वजीर नियुक्त किया। ठीक है, मुनीम खां को वजीर नियुक्त किया तथा औरंगजेब के वजीर जो असद खां को वकीले मुतलक का पद दिया तथा जुल्फिकार खां को मीर बख्शी बनाया। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने सभी लोगों को एक ऊंचे दर्जे का पद भी दिया। शाह बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम कहें या शाह बेखबर, ये तीनों नाम बहादुर शाह प्रथम के लिए ही किया जाता है। बहादुर शाह प्रथम के लिए ही किया जाता है। एक सेकेंड माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बस एक सेकेंड। तो शाह आलम प्रथम के बारे में हम यहाँ से इसके बारे में जाने। उसके बाद देखिए राजपूतों के प्रति बहादुर शाह की नीति क्या थी। जो बहादुर शाह प्रथम था, एक सेकेंड हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ चलिए, तो बहादुर शाह प्रथम का जो राजपूतों के प्रति क्या नीति थी उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं और कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हो सकता पाए, कोई बात नहीं, मैं अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो राजपूतों के प्रति बहादुर शाह की नीति को देखिए, कह रहा बहादुर शाह की नीति राजपूतों के प्रति अस्थिर रही। ज्यादा कुछ अच्छा ना रहा ना ज्यादा खराब रहा, यानी यूं कहें कि अस्थिर रही। इसने राजपूतों को अपने अधिकार में रखने की बहुत चेष्टा की।
बहादुर शाह प्रथम ने राजपूत को अपने नियंत्रण में रखने का काफी प्रयास किया, परंतु वह जो है वह असफल रहा। बहादुर शाह प्रथम जो है असफल रहा और इस कारण उसे अनेक समझौते भी करने पड़े। बहादुर शाह को राजपूतों के लिए। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर से जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बैठाने और माता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी की। यानी कि जो बहादुर शाह था उसने क्या किया, वह असफल रहा राजपूतों को तोड़ने में और काफी समझौते भी किए, परंतु वह असफल रहा। इसके बाद उन्होंने समझौते के बाद उन्होंने क्या किया, इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर से जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बैठाने और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी की, किंतु उसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। उसके प्रत्युत्तर भी उसको दिया गया। अतः उसने दोनों राज्यों से समझौता कर लिया। जब वो जीत नहीं सका तो अंत में यही होता था कि जब अगर हम आपसे कमजोर पड़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि हम आपसे दोस्ती कर लें। वही चीज यहाँ भी हुआ कि इन्होंने दोनों राज्यों से समझौता कर लिया। राइट, तो राजा जय सिंह और राजा अजीत सिंह को अपने अपने राज्य मिल गए, परंतु उच्च मनसबों तथा मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदारों के ओहदे की उनकी मांग नहीं मानी गई। यानी वो चाहता था, अब राजपूत जो ये लोग थे वो चाहते थे कि मनसबों और मालवा जो गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों का सूबेदारी भी हमें मिल जाए, वो नहीं मिल पाया। वो बहादुर शाह प्रथम अपने जिम्मे में ही रखा। इसके बाद ये राजपूतों से ये स्थिति रही। इसके बीच अब जो है मराठों की जो स्थिति है, मराठों एवं सिखों के प्रति बहादुर शाह की जो नीति है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि आप इसे एंजॉय करेंगे। और मैं प्रत्येक दिन जल्द से जल्द मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को अंत तक देखें और लोगों को शेयर करें ताकि घर बैठे वो अपने एग्जाम की, प्रीलिम्स एग्जाम की कम से कम तैयारी वो कर सके। और साथ ही साथ बीच बीच में मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।